आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी लोगों को अचीवर अकादमी ऑनलाइन प्लेटफार्म पे हम बहुत ही सरल और मधुर भाषा में हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को भाषा व्याकरण पढ़ना है। भाषा व्याकरण और भाषा व्याकरण में आप सभी लोगों को वर्णमाला के बारे में अध्ययन कराना है। वर्णमाला 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 सहपाठियों दो शब्दों के मेल से बना है। वर्णधनमाला। इन बिंदुओं को जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए जो वर्णमाला है इसकी लिपि क्या है। वर्णमाला की लिपि, इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी वर्णमाला की जो लिपि है वो देवनागरी है। अब सवाल ये बनता है जो देवनागरी लिपि है इसमें लिपि का अर्थ क्या होता है। लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्हों का संकेत। ध्वनि चिन्हों का संकेत। ध्वनि चिन्हों का संकेत लिपि कहलाता है। और हिंदी भाषा व्याकरण की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी में देवधन नागरी, इसमें देव का अर्थ होता है देवता और नागरी का अर्थ होता है शहरी क्षेत्र विशेष। दूसरी बात यह है प्रिय सहपाठियों, जो हिंदी वर्णमाला में देवनागरी लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो है इसके साक्ष्य जो है गुजरात से प्राप्त हुए थे। गुजरात के राजा जयंत भट्ट के शिलालेख से प्राप्त हुए थे। शिलालेख से मिले। देवनागरी लिपि का उद्भव सवाल पूछता है देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और जो ब्राह्मी लिपि है इसका साक्ष्य जो मिलता है वो बस्ती जिले के
पिपराहवा स्थान से मिला। ये तो ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि के बारे में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ दी गई कि आप इसके बारे में इस सवाल जाने, है ना। उद्भव जान गए आप, देवनागरी लिपि जान गए। अब सवाल ये बनता है, जो देवनागरी लिपि है इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली? इसको संवैधानिक जो मान्यता मिली वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिली। संवैधानिक मान्यता इसको मिली। सवाल पूछा जाता है कि इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो 14 सितंबर 1949 को मिली। ये आपने देवनागरी लिपि के बारे में सवाल देखा। आगे का सवाल ये बनता है, देवनागरी लिपि का दूसरा नाम देवनागरी लिपि का जो दूसरा नाम है वो है अक्षरात्मक लिपि। इसको अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। एक सवाल बना, देवनागरी लिपि में मात्राओं की संख्या ग्यारह। लेकिन एक सवाल बनता है, उच्चारण दृष्टि से मात्रा की संख्या तो 10 है। देवनागरी लिपि का आरंभ आ अक्षर से होता है। आ अक्षर से देवनागरी लिपि का आरंभ होता है। बहुत अच्छा सवाल है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा, मराठी भाषा, मैथिली भाषा, कोंकणी भाषा की लिपि है।
इस प्रकार के सवाल देवनागरी लिपि से बनते हैं कि किसकी लिपि है, किसकी लिपि नहीं है। ये मोटे मोटे सवाल आप लोगों के पेपर में आते हैं और ये लिपि से संबंधित सवाल मैंने बताया है, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि का क्या नाम है, इसमें कितने स्वर होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। और देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ, कहाँ इसके साक्ष्य मिले, ये सब देवनागरी लिपि से मैंने आप लोगों को बताया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। बेसिक सवाल यह है, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। जो पहला होता है स्वर और जो दूसरा होता है वो है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिसमें पूर्ण मात्रा का प्रयोग हो, वो स्वर होता है। स्वतंत्र रूप से बोला जाए, बोला जाए, पूर्ण मात्रा का प्रयोग हो, पूर्ण मात्रा का प्रयोग हो, तो उसको हम कहते हैं स्वर। अब रही बात स्वर की संख्या, तो उसे हमें अब जानना पड़ेगा। स्वर की संख्या के बारे में अब हमें जानकारी लेना है। तो अब ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग, ये स्वर हैं। लेकिन इनमें से जो अंक है ये अनुस्वार है और इसकी संख्या 1 है। ये आहा, ये विसर्ग है, इसकी संख्या 1 है। इन दोनों को एक साथ मिला करके कहा जाता है अयोगवाह, और इसकी जो संख्या है वो 2 है। अयोगवाह की संख्या 2 है। आ, धनयोग, धनवाह, जो योग ना होते हुए भी योग में आ जाए वो अयोगवाह है। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हो ना तो व्यंजन हो, उनको अयोगवाह कहा जाता है। जो ना तो स्वर हो ना तो व्यंजन हो, उनको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह की संख्या 2, अनुस्वार की संख्या 1 और विसर्ग की संख्या 1। तो अब सवाल बनता है कि हमारे पास जो स्वर बचे हैं वो 11 हैं। यही 11 स्वर हैं, यही 11 मात्राएं हैं देवनागरी लिपि में। अब बात आती है ए, ऐ, ओ, औ। इनको विजातीय स्वर कहा जाता है। ये विजातीय स्वर हैं। ये संयुक्त स्वर हैं। ये संधि स्वर हैं। ये मिश्रित स्वर हैं।
विजातीय स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, संधि स्वर हैं और मिश्रित स्वर हैं। इनके ये सब नामकरण किए गए। अब सवाल आता है मूल स्वर का। मूल स्वर, जो मूल स्वर है ये 4 होते भाई। हरस आ, हरस ई, हरस उ और री, इनको मूल स्वर कहा गया। मूल स्वर की संख्या 4, विजातीय स्वर की संख्या 4, अयोगवाह की संख्या 2, अनुस्वार की संख्या 1, विसर्ग की संख्या 1, स्वर की संख्या 11। ये 4 है सब, ये भी 4 है। स्वर की संख्या 11। स्वर मात्रा की संख्या 11। मात्रा की संख्या 11। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11। देवनागरी लिपि में मूल स्वरों की संख्या 4। देवनागरी लिपि में विजातीय स्वरों की संख्या 4। अयोगवाह की संख्या 2। अनुस्वार 1, विसर्ग 1। अनुस्वार का उच्चारण मुख नासिका। विसर्ग का उच्चारण कंठ। हिंदी वर्णमाला में 2 अक्षर हैं अंक और आहा, जो ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इनको अयोगवाह कहते हैं। स्वर के बारे में इतनी सवाल आप लोगों को बताया गया कि स्वर के बारे में आप लोग इतना सवाल आज जाने हैं। अब इसके बाद के जो सवाल हैं वो सवाल आप लोगों को बाय नियम अगले क्लास में दिया जाएगा। आज की क्लास इसी बिंदुओं के साथ समाप्त की जाती है। आज स्वरों का वर्णन हो गया है। अब इसके बारे में जो और सवाल बनता है वो सवाल फिर आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफार्म पे कल की क्लास में प्रस्तावित करके दिया जाएगा। तो आज की क्लास को समाप्त किया था। आज आप लोगों ने स्वर के बारे में अध्ययन किया है। अब उच्चारण के आधार पे स्वर, मात्रा आधार के स्वर के भेद, ये सब सवाल आप लोग कल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज स्वर का अध्ययन कर लिया है। अनुस्वार स्वर, विसर्ग, अनुनासिक मुख नासिका से अनुस्वार, और आपने देखा विसर्ग का कंठ। देवनागरी लिपि आपको बताई गई, हिंदी वर्णमाला की लिपि तैयार हो गई और स्वर के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन हुआ। अब आगे क्लास को कल देखा जाएगा प्लेटफार्म की दृष्टि से, फिर और आपको पढ़ना है। आपने विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर और आपने मूल स्वर के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास इसी बिंदुओं के साथ समाप्त करते हैं। कल आप लोगों से फिर इसी समय ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।